अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड नंबर 56 दिया बुझ गया। अंबर काफले के साथ सफ़र करता हुआ बंगाल पहुंच गया। गदर का हंगामा ख़त्म हो चुका था। अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। कलकत्ता शहर पर भी दहशत की फिजा तारी थी। बागियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा था। उन पर मुकदमे चलाए जा रहे थे। किसी को फांसी और किसी को काले पानी की सज़ा मिल रही थी। चौक चौक में बागियों की लाशें फांसी पर लटकी हुई थी। गोरे फौजी की शक्ल देखकर लोग भाग जाते थे। जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया जा रहा था। शहर कलकत्ता की यह हालत थी कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे। डर के मारे कोई घर से ना निकलता था कि कहीं गोरे पकड़कर फांसी पर ना चढ़ा दें। बंदरगाह से बहरी जहाज बागियों को भर भर कर काले पानी पहुंचाए जा रहे थे। अंबर काफले के साथ सराय में उतरा। असल में वो नाग और मारिये की तलाश में आया था। यहाँ हालात बड़े ख़राब थे। लखनऊ के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने मिटाइल में कैद कर रखा था। उधर किसी हिंदुस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले रोज़ अंबर शहर में घूमता फिरा। अगरचे कहीं कहीं दुकानें खुली थी मगर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। गोरा फौज शहर की गली कूचों में गश्त करती फिरती थी। जहां उन्हें ज़रा सी भी खबर मिलती कि बागी छुपे हुए हैं वो उस घर में घुस जाते, बागियों को घसीटकर बाहर खींच लाते और मकान को गिराकर तहस नहस कर देते। इसके बावजूद बागी लोग शहर में छुपे हुए थे और वहां से भागकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश कर रहे थे। अंबर भी हिंदुस्तानी लिबास में था। एक जगह उसने देखा कि एक बागी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये कोई बंगाली नौजवान था। गोरों ने पकड़कर उसके गले में रस्सा डाल दिया। बागी नौजवान ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद का नारा लगाया। जल्लाद ने उसके नीचे से घोड़ा भगा दिया और वह लकड़ी के खंभे के साथ लटकने लगा। रस्सा उसकी गर्दन में फंस गया और वह थोड़ी देर तड़प कर मर गया। लोगों को डराने के लिए उसकी लाश वहीं लटकती रखी गई। अंबर की सारी हमदर्दियां इन आज़ादी के सिपाहियों के साथ थीं जिन्हें अंग्रेज़ बागी कहते थे। उसे भी अंग्रेज़ गोरों से नफरत थी मगर वो अंग्रेज़ की फांसी से किस किस को बचाता। वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। अंबर खामोशी से आगे चल दिया। दोपहर हो चुकी थी। वह सराय से काफ़ी दूर निकल आया। उसे कुछ भूख महसूस हुई। सोचा थोड़ा बहुत खा लिया जाए। ये इलाका दरिया जमुना के किनारे वाला इलाका था और इसे काली घाट के नाम से याद करते थे। अंबर ने एक आदमी से पूछा कि भाई यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। उस आदमी ने अंबर को एक भटियारन का पता बता दिया जिसका तनूर एक गली में था। अंबर वहाँ आ गया। भटियारन तनूर में रोटियाँ लगा रही थी। देगचे में उबले हुए चावल और मछली भी रखी थी। अंबर ने चावल मछली एक थाली में डलवाए और लकड़ी के बेंच पर बैठकर खामोशी से खाने लगा। जरा परे एक बंगाली आदमी भी बैठा हुक्का पी रहा था और बार बार अंबर की तरफ शक की नज़रों से देखता था। अंबर ने कोई ख्याल ना किया। फिर उस आदमी ने अंबर से पूछा कि वो कौन है और कलकत्ता शहर में कहाँ से आया है। अंबर ने बताया कि वो जड़ी बूटियों की तिजारत करता है और नेपाल जाने का इरादा रखता है क्योंकि नेपाल के जंगल जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। बंगाली कहने लगा, शहर में खून की होली खेली जा रही है और तुम्हें अपने कारोबार की पड़ी है। मालूम होता है तुम अंग्रेज़ों के जासूस हो। अंबर ने कहा, नहीं भाई, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। एक मुसाफिर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। 2-1 रोज़ बाद यहाँ से चला जाऊँगा। इतने में एक बंगाली लड़की अंदर आई। वो कुछ कहते कहते अंबर को देखकर रुक गई। बंगाली आदमी ने कहा, तुम बंगाली ज़ुबान में बात करो कमला, ये मुसाफिर है, हमारी बंगाली ज़ुबान नहीं जानता। उसे क्या मालूम था कि अंबर तो दुनिया की सारी ज़ुबानें जानता था। लड़की ने बंगाली ज़ुबान में जो कुछ कहा उसका मतलब ये था कि उनके घर में एक ज़बरदस्त किस्म का आज़ादी का सिपाही जिसका नाम चंद्र मोहन था छुपा हुआ था और ये लोग उसे खुफिया तरीके से बंगाल से निकालकर नेपाल की तरफ पहुंचाना चाहते थे। लड़की ने कहा, सारा इंतज़ाम हो गया है, चंद्र मोहन तैयार है, तुम चलो उसे निकालकर सरहद पार कराई जा सके। बंगाली आदमी बोला, मैं तैयार हूँ। अंबर ने कहा, भाई मैं तुम्हारी ज़ुबान समझता हूँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। इस पर वो लोग चौंके। भटियारन ने कहा, अगर ये जासूस है तो इसे यहीं ख़त्म कर दो, ये गोरों को जाकर बता देगा, चंद्र मोहन को फांसी मिल जाएगी। बंगाली आदमी ने छुरा निकाल लिया। भटियारन ने झट से दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और अंबर के कत्ल का इंतज़ार करने लगी। अंबर मुस्कुराकर बोला, भाई तकलीफ ना करो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकोगे। हाँ, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं चंद्र मोहन को सरहद पार कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी के सिपाहियों से हमदर्दी है। तुम्हारी तरह मैं भी गोरों से नफरत करता हूँ। भटियारन ने कहा, यह झूठ बकता है, इसको कत्ल करके लाश तनूर में फेंक दो। बंगाली आदमी ने आगे बढ़कर अंबर पर छुरे से वार करना चाहा। अंबर ने एक ही झटके से छुरा छीन लिया और उसे बंगाली की गर्दन पर रखकर बोला, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर सकता हूँ मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले बागियों से मोहब्बत है
और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यकीन करो, मैं अंग्रेज़ों का जासूस नहीं हूँ। बंगाली आदमी ने भटियारन की तरफ देखा। लड़की बोली, दादा इसे छोड़ दो, मुझे ये शख्स सच्चा लगता है। भटियारन कहने लगी, मगर तुमने ये क्या कहा था कि हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? अंबर मुस्कुराकर बोला, वक्त आने पर इसका मतलब भी तुम लोगों की समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग ये बताओ कि चंद्र मोहन किस जगह से सरहद पार करना चाहता है। बेहतर है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। बंगाली आदमी ने कहा, मैं अपनी बेटी की सिफारिश पर तुम पर एतमाद कर लेता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें हमारे साथी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर बोला, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग अंबर को लेकर गलियों गलियों होते एक जगह पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ गोरा फौज मकान को घेरे में लिए खड़ी है। वो जल्दी से एक मकान में घुस गए। वहाँ उन्हें इतला मिली कि गोरों ने चंद्र मोहन को गिरफ्तार कर लिया है और विक्टोरिया महल ले गई हैं। अंबर ने कहा, वहाँ क्या होगा? बंगाली बोला, होगा क्या, एक दिन में मुकदमे की सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और दूसरे रोज चंद्र मोहन को शहर के किसी चौक में फांसी दे दी जाएगी। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंगाली लड़की और आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराए और उदास होकर बोले, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकेगा। चंद्र मोहन नौजवान लड़का है, उस बेचारे को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर मर जाएगी, बाप दरिया में छलांग लगा देगा, सारा खानदान तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान के हजारों खानदान इसी तरह तबाह किए जा रहे हैं। हम सिवाय खड़े होकर आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकते। बंगाली लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने कहा, आंसू पूंछ ढालो बहन, मैं चंद्र मोहन को बचा कर ले आऊँगा। तुम उसको छुपाने के लिए कोई जगह तैयार रखो। जगह अगर सरहद के करीब किसी जंगल में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि गोरों को उसकी भनक भी ना पड़ सके। उन लोगों को अंबर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। भला एक नौजवान पूरी अंग्रेज़ फौज का क्यों कर मुकाबला कर सकता था? उनके दिल परेशान और बोझल थे। इसके बावजूद उन्होंने अंबर को ना रोका। बंगाली दादा कहने लगा, तुम हमारे बच्चे को गोरों के चुंगल से किस तरह बचाओगे? अंबर बोला, ये आप लोग मुझ पर छोड़ दें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि चंद्र मोहन किस जगह रखा गया है। शाम तक उन्हें पता चल गया कि चंद्र को शहर से बाहर गोरा कब्रिस्तान के पास एक पुरानी जेल में रखा गया है, जहां गोरा फौज का सख्त पहरा है। मुकदमा रात को चलेगा और सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। अंबर बंगाली दादा और बंगाली लड़की कमला के साथ एक मकान की नीम रोशन कोठरी में जमीन पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। कहने लगा, आपने चंद्र के छुपाने का इंतजाम कर लिया है क्या? बंगाली दादा ने कहा, सारा बंदोबस्त हो गया है। यहाँ से 15 कोस के फासले पर जंगल में एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में चंद्र को छुपा दिया जाएगा और फिर उसे अगली रात सरहद पार करवाकर नेपाल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाई, हमें भगवान के लिए ये तो बता दो कि तुम अकेले ये काम किस तरह करोगे? वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। कदम कदम पर गोरे फौजी पहरा दे रहे हैं, जरा खटका होने पर वो गोली चला देते हैं। अंबर कहने लगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप अपने काम से गर्ज रखें। क्या आप किसी ऐसे शख्स को मेरे साथ भेज सकते हैं जो मुझे गोरा कब्रिस्तान का रास्ता बता दे? बंगाली दादा ने कहा, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया, फिजा पर मौत जैसी खामोशी छा गई, तो बंगाली दादा फकीर का भेष बदलकर अंबर को साथ लिए मकान से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ दूर दूर पुरानी इमारतें खड़ी थीं। कहीं कहीं मशालों की रोशनी में चौकीदार पहरा दे रहे थे। इमारतें खत्म हुई तो वीरान इलाका शुरू हो गया। यहाँ दरख्त ही दरख्त उगे हुए थे, हर तरफ खामोशी थी। किसी वक्त कोई झींगर या उल्लू बोल पड़ता था। उस अंधेरे में उन्हें टूटी हुई चारदीवारी नजर आई जिस पर झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी। बंगाली दादा ने सरगोशी में कहा, यही गोरा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर वो जेल है जहाँ चंद्र मोहन कैद है। अंबर ने कहा, दादा अब तुम वापस आ सकती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और मेरा काम शुरू होता है। बंगाली दादा ने जरा फिक्रमंद होकर कहा, बेटा अपनी जान की हिफाजत करना, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्र मोहन के साथ साथ तुमसे भी हाथ धोना पड़े। अंबर ने सरगोशी में कहा, फिक्र न करो दादा, मैं सुबह होने से पहले चंद्र मोहन को लेकर तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। अंबर ने बंगाली दादा से हाथ मिलाया, उसे रुखसत किया और खुद गोरों के कब्रिस्तान की पुरानी चारदीवारी की तरफ अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अंबर चंद्र तक पहुंचने से पहले किसी को होशियार नहीं करना चाहता था। कब्रिस्तान की चारदीवारी जगह जगह से ढह गई थी। वो एक शिगाफ में से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उस वक्त आसमान पर आधा जर्द चांद निकल आया। उसकी धीमी रोशनी में कब्रिस्तान और ज्यादा डरावना नजर आने लगा, लेकिन अंबर को किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसके इर्द गिर्द टूटी हुई कब्रें बिखरी थीं। उन कब्रों पर स्लीप के निशान थे। कुछ निशान झुक गए थे, कुछ गिर पड़े थे। अब उसे हल्की हल्की रोशनी में एक ढलवानी छत की एक मंजिला इमारत का साया सा नजर आया।
जिसके दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। अंबर एक कब्र के पीछे होकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसने 2 गोरों को देखा कि बंदूक के लिए पहरा दे रहे थे। अंबर ने सोचा कि पीछे से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाचे वो कब्रों में से गुजरता इमारत के अकब में आ गया। यहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। जेल की दीवार में कोई रोशनदान तक न था। सोचने लगा कि किस तरफ से अंदर दाखिल हो। एक बात उसने अजीब देखी थी कि बाहर सिवाय उन 2 गोरे फौजियों के और कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो किसी तरह बगैर आवाज़ पैदा किए उन 2 गोरों पर काबू पा ले तो बड़ी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। सिवाय इसके और कोई चारा भी नहीं था। अंबर झाड़ियों में से निकलकर वापस पहली जगह पर आ गया। गोरे दरवाजे के आगे पत्थरों पर बैठे बातें कर रही थी। अंबर सोचने लगा कि हमला किस तरकीब से करे कि कोई आवाज़ भी पैदा ना हो और ये गोरे भी अगले जहान को पहुंच जाएं। यहाँ उसे नाग बहुत याद आया, मारिया भी याद आई। वो साथ होते तो ये काम 2 मिनट में हो जाता। इतने में एक गोरा उठकर टहलने लगा। अंबर खामोशी से हालात का जायजा लेता रहा। उसे ये भी एहसास था कि रात गुजरती जा रही है और सुबह चंदर को फांसी दे दी जाएगी। वो जेल के दरवाजे के इतना करीब होकर कब्रों में छुपा बैठा था कि उन गोरों की आवाज़ें भी सुन सकता था। टहलते टहलते गोरे फौजी ने कहा कि वो ज़रा अंदर जाकर कैदी को देखाए। इसके साथ ही वो इमारत के अंदर चला गया। बस यही वो लम्हा था जब अंबर को अपना काम करना था। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। अंबर कब्रों में से निकलकर रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ गोरा फौजी पत्थर पर बैठा था। वो उसके पीछे से आगे बढ़ रहा था। गोरे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मौत उससे 5 मिनट के फासले पर आ चुकी है। अंबर ने एकदम से शेर की तरह उछलकर गोरे की गर्दन में अपना बाजू डाल दिया और उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया। गोरे की आवाज़ तक न निकलने दी और गला दबाकर हलाक कर दिया। अंबर गोरे की लाश के पास खामोश बैठा दूसरे गोरे के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। वक्त बराबर गुजर रहा था। रात बीत रही थी। इतने में मौत दूसरे गोरे को भी इमारत से बाहर खींच लाई। उसने जो आकर देखा कि उसका साथी मौजूद नहीं तो इधर उधर तकने लगा। 1-2 आवाज़ें भी दी। फिर ज़रा आगे बढ़ा कि देखूं कहीं कब्रों की तरफ तो नहीं निकल गया। गोरा बिल्कुल उस जगह पर आ गया जहां अंबर पहले गोरे की लाश के पास बैठा था। अचानक अंबर एक बार फिर उछला और उसने गोरे फौजी के सर पर पूरी ताकत से पत्थर मारा। गोरा लड़खड़ा कर गिरा और फिर न उठ सका। इस काम से फारिग होकर अंबर भागकर जेल की इमारत के अंदर चला गया। बाएं जानिब एक कोठरी थी जिसमें 2 सिख सिपाही ताश खेल रहे थे। अंबर रेंगता हुआ आगे निकल गया। एक राहदारी से निकलकर वो आखिर सलाखदार कोठरी के दरवाजे पर आ गया। उसने देखा कि अंदर मिट्टी का दिया जल रहा है और पत्थर के चबूतरे पर एक नौजवान लड़का सर झुकाए बैठा है। उसके पाँव में मोटी जंजीर बंधी है। ये चंदर था। चंदर ने अंबर को देखा तो समझा कि फांसी देने का वक्त आ गया है। वो कुछ नारा वगैरह लगाने ही वाला था कि अंबर ने होंठों पर उंगली रखकर सरगोशी में कहा, खामोश। फिर अंबर ने ताले को हाथ में लेकर मरोड़ दिया। ताला टूट गया। वो अंदर चला गया। बोलना नहीं चंदर, मैं तुम्हें भगाने आया हूँ। चंदर हैरानी से यह सब कुछ देख रहा था। समझ गया कि कमला और बड़े दादा ने अपने किसी जांबाज को उसकी जान बचाने के लिए भेजा है। मगर वो हैरान था कि ये शख्स बगैर किसी औजार के उसके पाँव की जंजीर कैसे खोलेगा। फिर उसे ख्याल आया कि जिस तरह उसने ताला हाथ से तोड़ दिया है इस तरह शायद जंजीर को भी मरोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। अंबर ने एक ही झटके से चंदर के पाँव की जंजीर तोड़ दी और कहा, आओ मेरे साथ। अंबर चंदर मोहन को लेकर जब दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख फौजी खबरदार हो गए। उन्होंने बाहर आहट सुन ली थी। अंबर ये नहीं चाहता था कि वहाँ बंदूक चले और इर्द गिर्द के इलाके में बैठी हुई गोरा फौज होशियार हो जाए। फिर चंदर का वहाँ से अगवा मुश्किल हो जाता। उसकी खुशकिस्मती और सिखों की बदकिस्मती कि वो बंदूक की जगह तलवार खींचकर बाहर आ गए। लालटेन की रोशनी में अब जो उन्होंने देखा कि एक आदमी फांसी के मुजरिम चंदर को भगाए लिए जा रहा है तो दोनों अंबर पर टूट पड़े। अंबर ने चंदर से कहा, बाहर की तरफ भागो। चंदर बाहर को भागा। सिख सिपाही उसकी तरफ भागने लगे कि उसे पकड़कर काबू करें कि अंबर आगे आ गया। दोनों सिपाही मुंह के बल गिरे और तलवारें छूटकर परे गिर पड़ी। अंबर ने एक तलवार उठाई और एक फौजी का वहीं खात्मा कर दिया। दूसरे ने तलवार उठा ली और अंबर से लड़ाई शुरू कर दी। तलवार से तलवार टकराने लगी। अंबर ने सोचा कि वो कब तक इस सिपाही से तलवारबाजी करता रहेगा। उसे खुद हलाक होने का तो डर ही नहीं था। बस यूं ही तलवार लेकर आगे बढ़ा। सिपाही ने 6-7 बार अंबर के सर, गर्दन और सीने पर तलवार मारी, मगर वहाँ क्या असर होना था। इधर अंबर की तलवार अपना काम कर चुकी थी। सिपाही कटकर 2 टुकड़े हो गया। अंबर तलवार लेकर बाहर को भागा। कब्रों के पीछे चंदर उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो मेरे साथ चंदर। उन्होंने दीवार के साथ बंधे हुए घोड़े खोले, उन पर सवार हुए और पिछली रात के चांद की मध्यम रोशनी में फरार हो गए। बंगाली दादा और कमला ने अंबर को जो मुकाम बता रखा था
अंबर चंदर को लेकर वहां पहुंच गया। ये जगह बंगाल की सरहद के करीब थी। उन लोगों ने सारा इंतजाम पहले ही से कर रखा था। चुनाचे चंदर मोहन को उसी वक्त बंगाल की सरहद से निकालकर आसाम और नेपाल के जंगल में पहुंचा दिया गया। अंबर कमला और बंगाली दादा के साथ वापस कलकत्ते पहुंच गया। उस वक्त तक दिन निकल आया था। चंदर के फरार और अंग्रेजी फौज के गोरों के कत्ल की खबर ने गोरा पलटन में आग लगा दी थी। सारे शहर पर पहले ही क्यामत टूटी हुई थी, अब और भी सख्ती शुरू हो गई। ये लोग भटियार खाने में 2 रोज तक छुपे रहे। चंदर के फरार के शुबे में गोरों ने कई लोगों को पकड़ लिया। बदकिस्मती से उनमें बंगाली दादा का एक पुराना दुश्मन भी था। उसने मुखबरी कर दी और गोरा फौज ने भटियार खाने पर अचानक छापा मारा। भटियारन और कमला दूसरे मोहल्ले में गए हुए थे। वहां सिर्फ बंगाली दादा और अंबर ही थे। गोरों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसी वक्त जंजीरों में जकड़ दिया। अंबर उसी वक्त जंजीरें तोड़कर भाग सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया। वो गिरफ्तार होकर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां दूसरे कैदियों को रखा जाता था। उसे यकीन था कि उन कैदियों से उसे नाग और मारिया का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। अंबर और बंगाली दादा को पकड़कर गोरों ने शहर के कोने पर दरिया जमुना के किनारे एक पुराने किले के बुर्ज में बंद कर दिया। रात उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए गुजार दी। सुबह उन्हें थोड़ा सा पानी और बासी चावल खाने को दिए गए। अंबर ने बंगाली दादा से कहा, दादा ये गोरा फौज हमारे साथ क्या सलूक करेगी? बंगाली दादा ने सर खुजाते हुए कहा, बेटा वही सलूक करेगी जो इसने दूसरे हुर्रियत पसंदों के साथ किया है, यानी हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला, दादा क्या तुम फरार होना चाहते हो? बंगाली दादा हंस पड़ा, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो बेटा। भला इस खूनी बुर्ज से हम अपनी जंजीरें तोड़कर भाग सकते हैं। बाहर गोरा फौज की पूरी पलटन पहरा दे रही है। अंबर ने कहा, दादा क्या चंदर को मैंने कैद खाने से नहीं निकाला था? मैं तुम्हें भी आज़ाद करा सकता हूँ। बंगाली दादा को कुछ हौसला हुआ, जल्दी से कहने लगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं? तो फिर देखते क्या हो, जो करना है करो। हम भागकर नेपाल चले जाएंगे, चंदर के पास। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि किले में शोर मच गया। उन्हें धुएं की बू महसूस हुई। अंबर ने लपककर पत्थर के दरवाजे की खिड़की में से बाहर देखा। उसे अपनी तरफ शोले बढ़ते नजर आए। गोरों ने किले के बुर्ज में तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। इतने में 2 गोरे जलती हुई मशालें लेकर आए और उन्हें खिड़की में से अंदर फेंक दिया। कोठरी में रखी हुई घास को आग लग गई। बंगाली दादा घबराकर दीवार के साथ लग गया। कोठरी में धुआं भर गया। खांस खांस कर बंगाली दादा का बुरा हाल हो गया। अंबर ने पत्थर के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। घास में लगी हुई आग के शोलों ने बंगाली को अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखने चिल्लाने लगा। अंबर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर आग ने बंगाली दादा के कपड़ों को जलाने के बाद उसके जिस्म को भी जला डाला। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आग सारी कोठरी में भर गई थी। कोठरी तनूर बन चुकी थी। अंबर को आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जब आग बुझी तो बंगाली की लाश जलकर स्याह हो चुकी थी। अगले रोज गोरों ने सलाखों की मदद से कोठरी का पथरीला दरवाजा खोला तो ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि बंगाली तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन अंबर उसी तरह बिल्कुल सही और सालम गर्म अंगारों पर बैठा उनकी तरफ घूर कर देख रहा था। गोरे दहशत ज़दा होकर बाहर को भागे। अंबर उनसे बंगाली दादा का इंतकाम लेना चाहता था। उसने लपककर दोनों गोरों को गर्दनों से पकड़कर ऐसे झटके दिए कि दोनों की गर्दनें लटक गई। अंबर ने उन्हें गर्म राख पर फेंक दिया और ऊपर हाथों से अंगारे डाल दिए। इस काम से फारिग होकर वो बुर्ज की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। किले के सहन में सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने कैदी को बेखौफो खतर बाहर की तरफ जाते देखा तो उस पर गोलियां चला दी। अंबर पर उन गोलियों का कोई असर न हुआ। उसने वापस मुड़कर एक फौजी के हाथ से बंदूक छीन ली और ऊपर तले फायर करके 6-7 फौजी वहीं ढेर कर दिए। बाकी पीछे हटकर पत्थरों और दीवार के अकब में छुपकर अंबर पर फायरिंग करने लगे। ये देखकर उन फौजियों के होश उड़ चुके थे कि अंबर पर गोली का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। अंबर किले से बाहर आ गया। किले की दीवार के साथ कुछ घोड़े खड़े थे। उसने एक घोड़ा खोला, उस पर सवार हुआ और दरिया की जानिब चल पड़ा। सारा दिन वो दरिया किनारे फिरता रहा, सोचता रहा कि नाग और मारिया को वो कहाँ तलाश करे, उनसे मुलाकात कब और क्यों कर होगी। वापस शहर में आकर उसने कमला का पता किया तो मालूम हुआ कि बंगाली दादा की गिरफ्तारी के बाद वो भी अपनी माँ के साथ नेपाल की तरफ फरार हो गई है। कहीं नाग और मारिया नेपाल की तरफ तो नहीं निकल गई। ये ख्याल अंबर के दिल में बैठ गया, क्योंकि मुल्क के अक्सर लोग भागकर उधर का रुख कर रहे थे। फिर उसने बंगाली दादा से यह भी सुन रखा था कि नेपाल में एक बहुत बड़ा सांप देवता का मंदिर भी है। हो सकता है नाग उस मंदिर में पहुंच चुका हो और पुजारी पुरोहित बनकर वहां मेरी राह देख रहा हो। नेपाल चलो। अंबर ने नेपाल जाने का फैसला कर लिया। रात हो गई थी। अंबर काली घाट पर एक जगह बैठा था। उसका घोड़ा जरा परे खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर रात का अंधेरा फैल चुका था। अंबर ने सोचा कि उसे रात को किसी जगह आराम करना चाहिए
और सुबह नेपाल की जानिब कूच कर जाना चाहिए। वो घोड़े पर सवार हुआ और दरिया किनारे के मछेरों की आबादी की तरफ आ गया, इस ख्याल से कि यहाँ किसी झोंपड़ी में वो रात बसर करेगा। वो झोंपड़ियों के करीब पहुंचा तो अचानक किसी ने उसके सर पर जोर से कोई भारी चीज मारी। अंबर पर कोई असर ना हुआ। वो समझ गया कि कोई शख्स उसे पकड़ना चाहता है। उसने पलट कर देखा, एक आदमी डंडा हाथ में लिए उसे हैरत से तक रहा था, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक जिस कदर ताकत से अंबर को डंडा मारा गया था तो अंबर की खोपड़ी को 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये था कि उसका अपना डंडा आगे से टूट गया था। अंबर ने सोचा कि बेहोश हो जाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि ये लोग कौन हैं, कहीं उन्होंने नाग को भी तो कैद नहीं कर रखा। चुनाचे अंबर घोड़े से गिर पड़ा और यूं ही झूठ मूठ दिखाने को बेहोश हो गया। 2 आदमी भागकर उसके पास आ गए और बातें करने लगे। जख्मी नहीं हुआ, कमबख्त बेहोश हो गया है, बड़ी सख्त हड्डी का मालूम होता है, जरूर अंग्रेजों का भेजा हुआ जासूस होगा। चलो इसे बख्त खान के पास ले चलें, एक तरफ से पकड़ो। उन्होंने अंबर को डंडा डोली करके उठाया और मुख्तलिफ झोंपड़ियों के इर्द गिर्द से होकर एक बड़ी पुरस्कार सी झोंपड़ी में ले गए। यहाँ 2 आदमी पहले से पहरा दे रहे थे। अंबर कानी आंख से ये सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। झोंपड़ी के अंदर मिट्टी का एक दिया रोशन था। 3-4 आदमी सरों पर स्याह पगड़ियां बांधे जमीन पर बैठे थे। एक अच्छी शक्ल सूरत का सुर्खो सफेद भारी भरकम आदमी लकड़ी की उल्टी की हुई कश्ती पर बैठा था। उसके सर पर लोहे का खुद था। अंबर को उसके सामने लाकर डाल दिया गया। उस शख्स ने भारी रोबदार आवाज में पूछा, ये कौन है? इसे कहाँ से पकड़ लाई? खान, ये अंग्रेजों का जासूस है, झोंपड़ियों के पास हमारी जासूसी कर रहा था। अंबर अब उठकर बैठ गया और खान की तरफ देखकर बोला, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि गोरों की कैद से भागा हुआ कैदी हूँ। मेरे साथियों को गोरे पकड़ कर ले गए हैं। खान ने दिए की लो ऊंची कर दी और अंबर को झुककर देखा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुझे तुम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं लगते। सच सच बताओ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया। पहले तुम बताओ खान के तुम कौन हो? खान ने कहा, मैं बख्त खान हूँ। अंबर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बख्त खान, तुम एक गयूर और बहादुर सिपाही हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बकवास बंद करो। बख्त खान ने हाथ खींच लिया और पहले से ज्यादा गरज कर बोला, कौन हो तुम? इसके साथ बख्त खान उठ खड़ा हुआ और उसने तलवार नियाम से खींच ली। अगर तुमने मेरी बात का सही जवाब ना दिया तो अभी इस वक्त से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया। खान, तुम मेरा काम तमाम नहीं कर सकते। काश कोई ऐसा इंसान भी मुझे मिलता जो मेरा काम तमाम कर सकता। अब मैं इस लंबी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में ज़रूर इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम अंबर है और मैं 5000 साल से इस ज़मीन पर जिंदा चला रहा हूँ। मछेरे अंबर की इस बात पर हंस पड़े। बख्त खान ने तलवार की नोक अंबर की गर्दन पर रख दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो। तुम गोरों के जासूस हो। दूसरे मछेरे भी पुकार उठे, खान, इसे ख़त्म कर दो। ये अंग्रेज़ों का मुखबिर है। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। अंबर ने कहा, खान, मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारी तलवार के 2 टुकड़े करके एक बहादुर इंसान की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम पर यह ज़रूर साबित करके रहूँगा कि मैं तुम में से किसी के हाथों भी नहीं मर सकता। और ये कि 5000 साल से मौत मेरा ताक़ुब कर रही है, या ये कि मैं मौत का ताक़ुब कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी ये तलवार अपने किसी नौकर को देकर कहो कि वो मेरी गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से वार करे। अंबर की इन बातों का बख्त खान पर बड़ा शदीद असर हुआ। फिर भी वो अंबर को आजमाना चाहता था कि वो कहाँ तक सच बोल रहा है। उसने अपनी तलवार एक साथी को देकर कहा, इसकी गर्दन पर वार करो। अंबर बोला, बख्त खान, मेरी गुजारिश है कि तुम अपनी तलवार इसे मत दो, क्योंकि ये बड़ी कीमती तलवार है। तलवार टूट जाएगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। अपने साथी से कहो कि अपनी तलवार से मुझ पर वार करे। बख्त खान सोचने लगा कि ये कैसा नौजवान है जो इतने एतमाद और भरोसे के साथ अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसने अपने साथी से कहा, नजफ खान, अपनी तलवार से इस जासूस की गर्दन उड़ा दो। ये हमें अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। नजफ खान ने अपनी तलवार सौंध कर लहराई और अंबर पर वार किया। असल में अंबर बख्त खान पर अपनी ताकत जाहिर करना चाहता था ताकि उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक मुहिब्बे वतन है, मगर उसे हम वतनों की गद्दारी ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो रूपोश हो रहा है और उसे अंबर की मदद की ज़रूरत है। और फिर वही हुआ जो होता आया था, यानी तलवार अंबर के जिस्म से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। क्योंकि नजफ खान ने भरपूर ताकत से अंबर पर वार किया था, बख्त खान अपनी जगह से उठा और झुककर तलवार के टुकड़ों को गौर से तकने लगा। फिर उसने अंबर के जिस्म को हाथ लगाकर टटोला और कहने लगा, ये कैसे हो गया? अंबर ने कहा, मैं न कहता था कि आप में से कोई भी मुझे हलाक नहीं कर सकता। आपने नाहक नजफ खान की तलवार खो दी।
नजफ खान भी दीते फाड़कर दूसरे सिपाहियों के साथ अंबर को तक रहा था। उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बात ना देखी थी। बख्त खान ने अंबर से हाथ मिलाया और उसे अपने पास बिठाकर कहा, नौजवान तुम कौन हो? सच सच बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी इस ताकत की कदर करता हूँ। अंबर ने कहा, बख्त खान तुम एक बहादुर आदमी हो और सच्चे मुहिब्बे वतन हो। मैं तुम्हारे जज्बे का एहतराम करता हूँ। मैं तुमसे वही बात कहूँगा जो पहले कही थी। मेरा नाम अंबर है। मैं 5000 बरस से जिंदा हूँ और तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन बातों को ना समझ सकोगे। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बख्त खान ने गहरा सांस लेकर कहा, मैंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी कि किसी तरह मुग़ल बादशाह मेरी बात मान ले और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में मेरे साथ शरीक हो जाए। मगर शाही महल के साजिशों ने ऐसा ना होने दिया और बहादुर शाह का तख्त छिन गया। शहजादे कत्ल हो गए और बादशाह को जिला वतन कर दिया गया। अब मेरा इस मुल्क में रहना और अंग्रेज़ों के साथ अकेले जंग करना हिमाकत है। मैं अपने साथियों के हमरा इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, लेकिन दुश्मनों ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ जाल फैला रखा है। मेरे सर की कीमत 1 लाख रुपया मुकर्रर कर दी है। मैं जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। मैं अगर तलवार लेकर बाहर निकला हूँ तो 20-50 दुश्मनों को कत्ल करके आखिर गिरफ्तार हो जाऊँगा और यूँ अंग्रेज़ मुझे जिल्लत के साथ हलाक कर देगा और हिंदुस्तान की तारीख पर एक और दाग लग जाएगा। अंबर ने कहा, क्या आप नेपाल जाना चाहते हैं? हाँ, हमने यही फैसला किया है कि शुमाल के जंगलों से गुजरकर नेपाल पहुंच जाएं। वहां अंग्रेज़ हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। अंबर ने बख्त खान का जवाब सुनकर कहा, फिर आप इस झोंपड़े में किसका इंतज़ार कर रहे हैं? नजफ खान बोला, हमारा एक आदमी कश्ती का बंदोबस्त करने गया था मगर वो पकड़ा गया। अब हम सोच रहे हैं कि रात की तारीकी में दरिया में कूदकर दरिया पार कर जाएं और वहां से फरार हो जाएं। दरिया के दूसरे किनारे पर हमें घोड़े मिल जाएंगे। अंबर ने कहा, दरिया चढ़ाव पर है, इसमें खतरा है। आप मुझे खिदमत का मौका दें, मैं किसी न किसी तरह से कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ। मुझे ये बताएं कि कश्तियाँ कहाँ पर हैं? बख्त खान कहने लगा, अंग्रेज़ों ने इन माहीगीरों की सारी कश्तियाँ जला दी हैं। यहाँ से 2 कोस के फासले पर घाट पर कश्तियाँ खड़ी हैं। अगर वहाँ से एक कश्ती ला सको तो हम उस पर सवार होकर दरिया पार कर सकेंगे। अंबर ने कहा, मैं अभी जाकर कश्ती लाता हूँ, आप लोग मेरा इंतज़ार करें। ये कहकर अंबर झोंपड़े से बाहर निकल गया। बख्त खान के साथी झोंपड़े में उसका इंतज़ार करने लगे। बख्त खान ने इस खतरे का इजहार किया कि कहीं ये शोबदाबाज हमें धोखा न दे जाए। इस पर बख्त खान ने कहा, इस नौजवान की आंखों में मुझे खानदानी चमक नजर आती है। ये हमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। याद रखो, खानदानी इंसान मर जाता है मगर अपनों से गद्दारी कभी नहीं करता। अंबर वहां से सीधा घाट पर पहुंचा। वहां दरिया किनारे कश्तियां खड़ी थी मगर गोरा फौज की एक कंपनी पहरा दे रही थी। यहाँ से कश्ती चुराना मुश्किल काम था क्योंकि गोरे फौजी बंदूकें तलवारें लिए खड़े थे। अंबर ने घाट के इर्द गिर्द घूमकर जायजा लिया। घाट के अकब में एक 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। अंबर के दिमाग में तरकीब आई। वो किसी न किसी तरह से अंधेरे में रेंगता हुआ इमारत के पीछे आ गया। यहाँ पर एक लालटेन जल रही थी। पास ही एक गोरा सिपाही स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। ये बड़ा आसान शिकार था। अंबर ने करीब जाकर उसकी गर्दन पर जोर से हाथ मारा। यह हाथ गोया एक चट्टान थी जिसने गोरे सिपाही की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। वो गिर पड़ा। अंबर ने लालटेन उतारकर उसका मिट्टी का तेल इमारत के दरवाजे पर छिड़काया और आग लगा दी। मिट्टी के तेल ने जल्द ही आग पकड़ ली। दरवाज़ा धड़ाधड़ जलने लगा। अंबर भागकर वापस घाट के पत्थरों के पीछे आकर छुप गया। उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि उस इमारत के अंदर गोला बारूद जमा है। उसका ख्याल था कि इमारत को आग लगेगी तो सिपाही उस तरफ भागकर आएंगे। इतने अरसे में वो कश्ती खोलकर ले जाएगा। लेकिन जो ही आग गोला बारूद तक पहुंची, एक क़यामत खेज धमाका हुआ और 2 मंजिला इमारत के परखच्चे उड़ गए। साथ ही गोरा पलटन भी खत्म हो गई। अंबर पत्थरों से बाहर निकल आया। इमारत का मलबा धड़ाधड़ जल रहा था। चारों तरफ गोरा फौज की लाशें बिखरी पड़ी थी। उसे मालूम था कि धमाके की आवाज़ बंदरगाह तक जरूर पहुंची होगी और वहां से दूसरी पलटन इस तरफ भागी चली आ रही होगी। चुनाचे वो भागकर दरिया किनारे आया और एक कश्ती में सवार होकर उसकी रस्सी काट दी और चप्पू चलाता उसे दरिया के उतार पर खींचने लगा। कश्ती जिस वक्त बख्त खान के झोंपड़े तक पहुंची तो बंदरगाह की गोरा पलटन सिख पलटन के साथ घाट पर पहुंचने ही वाली थी। धमाके की खौफनाक आवाज़ सुनकर बख्त खान और उसके सिपाही भी बाहर आ गए थे और तशवीश के साथ अंबर का इंतजार कर रहे थे। अंबर ने आते ही कहा, जल्दी से इस कश्ती में सवार हो जाएं, मैंने बारूद का जखीरा उड़ा दिया है। बख्त खान अपने साथियों को लेकर कश्ती में सवार हो गया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ कश्ती चल पड़ी। गोरा फौज ने घाट पर पहुंचकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। बख्त खान ने कहा, अगर तुम ज़रा देर कर देते तो हम दरिया में उतर चुके होते, क्योंकि धमाके की आवाज़ के बाद हमारा झोंपड़े में रहना खतरनाक था।
हमें मालूम था कि ये धमाका तुमने ही किया है और अब वहाँ गोरा फौज पहुंचकर चारों तरफ बिखर जाएगी और हम काबू में आ जाएंगे। अंबर ने कहा, इसके सिवा कोई चारा न था, मगर मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उस इमारत में गोला बारूद का जखीरा मौजूद है। फौजी दरिया की तरफ भी गोलियों की बाढ़ मार रहे थे। कुछ गोलियां कश्ती के करीब दरिया में गिरी। पानी उछलकर कश्ती में सवार लोगों पर गिरा। बख्त खान ने हुक्म दिया कि कश्ती जोर से चलाओ। कश्ती किनारे पर पहुंच गई, लेकिन अब धमाके के बाद उस किनारे पर भी खतरा मंडला रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से गोरा फौज ने भी कश्तियों पर दरिया पार कर लिया था। नजफ खान ने कहा, हमें पुराने खंडर में जाकर छुप जाना चाहिए, हम आज यहाँ से फरार हो सकेंगे। बख्त खान बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है। साथियों, जल्दी से पुराने खंडर की तरफ भागो। सुबह होने वाली थी। हल्की हल्की नीली रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। ये पुराना खंडर दरिया किनारे के पास ही था। दरख्तों के झुंड थे, जंगली झाड़ियाँ थी और किसी बारादरी का खंडर था जिसके सफ़ेद पत्थरों की सीलें इधर उधर पड़ी थी। पीछे की जानिब जंगली झाड़ियों में खोसा बन गया था। नजफ खान को उस खंडर का इल्म था। बख्त खान को साथ लेकर खो के अंदर उतर गया। दूसरे सिपाहियों ने कहा, हम दरख्तों के पीछे झाड़ियों में छुपकर दिन बसर करेंगे, आप हमारी फिक्र न करें। बख्त खान के वफादार सिपाही दरख्तों के पास झाड़ियों में जाकर छुप गए। अंबर भी बख्त खान के साथ ही खो में उतर गया। एक पत्थर की सील उठाकर उन्होंने खो के मुंह पर रख दी। वो अपनी जानिब से तो बिल्कुल महफूज हो गए थे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। अंबर ने खो में से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दरिया किनारे उसे सिख और गोरा फौज के कुछ सिपाही झाड़ी में झुक झुक कर मफरूर सिपाहियों को तलाश करते नजर आए। उसने बख्त खान से कहा कि दुश्मन सर पर पहुंच गया है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। बख्त खान ने तलवार खींचकर कहा, खुदा की कसम, बख्त खान 6-7 को मारकर जामे शहादत नोश करेगा, आप भी छुप जाएं। अंबर ने बख्त खान के जोश को किसी कदर ठंडा किया और उसे खो में छुपा दिया। खो के मुंह पर पत्थर की सील रखी थी। दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। नजफ खान भी जोश के आलम में था और बख्त खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार बैठा था। अंबर ने झाड़ियों में से देखा कि 2 सिख फौजी एक गोरे सिपाही के साथ बारादरी के खंडर की तरफ आ रही हैं। वो हर झाड़ी में संगीन मारकर देख लेते थे कि कहीं मफरूर दुश्मन वहां तो नहीं छुपा हुआ। यहाँ तक कि वो उस खो के पास आ गए जहाँ बख्त खान, नजफ खान और अंबर छुपे हुए थे। अंबर ने सरगोशी में कहा, आप लोग कोई आवाज ना निकालें, इनको मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर अंबर खो के मुंह पर आकर झुककर बैठ गया और बाहर को तकने लगा। अब एक सिपाही तलवार लेकर खो के मुंह पर आ गया और झुककर बोला, साहब, इधर जरूर दुश्मन छुपा है। गोरे ने कहा, पत्थर हटाकर देखो। फिर क्या था? सिख ने ठोकर मारकर पत्थर की सील परे गिरा दी। इससे पहले कि दुश्मन बख्त खान को देख ले, अंबर छलांग लगाकर बाहर निकल आया और सिख के हाथ से तलवार छीनकर एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा बार उसने दूसरे सिख पर किया। सिख सिपाही ने भी अंबर पर गोली चला दी, मगर गोली का कोई असर न हुआ और अंबर की तलवार सिख के सीने में उतर गई। इस अरसे में गोरा सिपाही बंदूक से कई गोलियां अंबर पर चला चुका था। उसकी बंदूक खाली हो गई। अंबर तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। गोरा भागा। अंबर ने पीछे से वार किया। तलवार गोरे के शाने पर पड़ी और नीचे तक उतर गई। गोलियों की आवाज सुनकर बख्त खान के वफादार सिपाही भी झाड़ियों में से निकल आए। उधर से कुछ और सिख फौजी भी गोलियों के धमाके सुनकर लपके। अब बख्त खान ने भी तलवार निकाली। जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। तलवार से तलवार टकराने लगी, लेकिन बख्त खान और नजफ खान जैसे माहिर तलवारबाज का मुकाबला आम सिपाही भला कहाँ कर सकते थे। थोड़ी ही देर में उनकी लाशें जमीन पर तड़प रही थीं। कुछ सिपाहियों को अंबर ने खत्म कर दिया। मैदान साफ हुआ तो अंबर ने कहा, अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। मुर्दा सिपाहियों के घोड़े जरा परे दरख्तों में बंधे थे। उन्होंने खोले, उन पर सवार हुए और शुमाल की जानिब घोड़े दौड़ाते कीकर के जंगल के दूसरे किनारे पर जाकर वो एक टीकरी पर चढ़ गए और दूसरी जानिब उतरकर एक जगह आम के झुंड में रुक गए। बख्त खान ने कहा, अंबर, तुम अगर चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे साथ ख्वामखा परेशान होते फिरो। हम यहाँ से जंगल जंगल छुपते छुपाते लखनऊ पहुँच जाएंगे, जहाँ से नेपाल की राह लेंगे। अंबर ने कहा, बख्त खान, मैं एक बहादुर सिपाही को बीच मंझधार नहीं छोड़कर जा सकता, और फिर लखनऊ में चारों तरफ आग लगी है। अंग्रेजी फौज तुम्हारे खून की प्यासी चारों तरफ फिर रही है। लखनऊ में तुम महफूज ना रह सकोगे। नजफ खान ने कहा, सरदार, अंबर ठीक कहता है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ सफ़र करते जाएं तो नैनीताल से निकलकर हम हिमालय की तराई में दाखिल हो जाएंगे। फिर वहाँ से हम नेपाल पहुँच सकते हैं। हमें लखनऊ से दूर ही रहना होगा, इसमें आपकी ज़िंदगी को खतरा है। नजफ खान कुछ देर सोचने लगा, फिर अंबर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारा ख्याल अच्छा है अंबर, हम लखनऊ नहीं जाएंगे, बल्कि नजफ खान के ख्याल के मुताबिक यहाँ से नैनीताल की तरफ सफ़र करेंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तुम्हारा हमारे साथ रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि अब हम खतरों का खुद ही मुकाबला करेंगे। और वैसे भी आगे जंगल शुरू हो रहा है, यहाँ कोई अंग्रेजी फौज नहीं है। अंबर ने कहा, नजफ खान, मैं खुद नेपाल जाना चाहता हूँ। मुझे अपने एक भाई नाग और बहन मारिया की तलाश है। मेरा दिल कहता है कि वो लोग नेपाल के बड़े मंदिर में मुझे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। बख्त खान कहने लगा, नौजवान, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, बल्कि हमें तो खुशी होगी, क्योंकि तुम साथ होगे तो हम कई मुसीबतों का शिकार होने से बच जाएंगे। चुनाचे अंबर उन लोगों के साथ नेपाल की तरफ रवाना हो गया। डियर लिसनर्स, अब मुनासिब मालूम होता है कि हम नाग और मारिया के बारे में भी आपको बताएं कि वो किस हाल में हैं और क्या कर रही हैं। मारिया नई दुनिया यानी अमेरिका से वर्जीनिया नामी बहरी जहाज़ पर सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ आ रही है। वो अभी तक समुंदर में ही सफ़र कर रही है। उसे हम समुंदर में ही छोड़ते हैं। नाग दिल्ली में अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शहर में उन्होंने बड़ी लूटमार मचाई, लोगों को बेदरेक कत्ल किया, फांसी पर चढ़ाया, गिरफ्तार करके काले पानी जिला वतन कर दिया। नाग को भी अंबर और मारिया की तलाश थी। सारा शहर उसने छान मारा, मगर दोनों में से कोई भी उसे ना मिला। सोचने लगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अंबर या मारिया का कोई मामूली सा निशान भी उसे नजर नहीं आया था। फिर वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। वो शाही किले के पीछे बाग में एक बारादरी में रहता था। एक रात चांद निकला हुआ था। वो सैर करने बारादरी से बाहर आ गया और किले की दीवार के साथ साथ बाग में सैर करने लगा। दिल में वो अंबर और मारिया के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा। बाग की रविश पर एक गोरा सिपाही घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। जब वो उसके करीब से गुजरा तो नाग ने देखा कि घोड़े की पीठ पर उसने एक औरत को जबरदस्ती पकड़ रखा था। औरत के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। नाग अपनी जगह पर खड़ा ये मंजर देखता रहा। घुड़सवार गोरा जरा फासले पर एक सफ़ेद गुंबद वाली इमारत में दाखिल हो गया। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। नाग समझ गया कि ये बदबख्त किसी औरत को अगवा करके लाया है। इस किस्म के वाक़यात वहां रोज़ाना ही हुआ करते थे, मगर नाग के दिल पर जाने की उस औरत की दबी दबी चीखों का बेहद असर हुआ। उसने मजलूम औरत की मदद करने का फैसला कर लिया और दरख्तों के पीछे से होता इमारत की तरफ बढ़ा। ये इमारत एक मंजिला थी और पुराने ज़माने का कोई मकबरा मालूम होती थी। उसकी चारों जानिब जंगली घास उगी हुई थी। नाग ने दिन में कई बार यह इमारत देखी थी, मगर कभी इस तरफ नहीं गया था, क्योंकि ये एक वीरान इमारत थी। वो झाड़ियों में आकर रुक गया। पुरानी मेहराबों के नीचे बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी इमारत के पुराने सफ़ेद गुंबद पर पड़ रही थी। वो झाड़ियों में से होता हुआ मेहराबों के नीचे उखड़े हुए फर्श वाले बरामदे में आ गया। ये बरामदा गोल बारादरी के साथ साथ घूम गया था। अब उसने उसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनी। नाग हमतन गोश हो गया। ये आवाज़ ऐसे लगता था कि किसी तय खाने या निचले कमरे से आ रही है। नाग को मालूम था कि ऐसी इमारतों के नीचे तय खाने ज़रूर होते हैं, जहाँ गर्मियों की दोपहरों को लोग आराम करते हैं, चूँकि वो बड़े ठंडे होते हैं। नाग गुंबद के अंदर आ गया। एक जगह चबूतरे की दीवार पर सुराख में से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये सुराख नीचे तय खाने को जाता था। नाग ने सुराख में से झांक कर देखा। ये एक तय खाना था। कोने में लैंप जल रहा था। वही गोरा सिपाही हंटर लिए खड़ा था। औरत जमीन पर पड़ी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी और वह उसे मार रहा था। नाग के तन बदन में आग लग गई। कमीना गोरा एक मुसलमान औरत पर यूं जुल्म कर रहा था। औरत बेहद हसीन और नाजुक अंदाम थी। साफ मालूम होता था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती है। नाग से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका। उसने ये भी देखा कि तय खाने का दरवाज़ा किधर से जाता है। वहीं सांप का रूप पतला और सुराख में से गुजरकर अंदर तय खाने की दीवार पर रेंगता हुआ फर्श पर उतर गया। वो अंधेरे में दीवार के साथ साथ रेंगता गोरे फौजी की पुश्त पर आ गया। गोरे को शिकार करना अब कोई मुश्किल काम ना था। डर था तो सिर्फ इतना कि कहीं वो होशियार होकर तलवार का वार न कर दे। ऐसी सूरत में नाग के दो टुकड़े हो सकते थे और वो मर सकता था। गोरे सिपाही ने औरत को पकड़कर घसीटा और फिर जोर से एक हंटर उसकी पीठ पर मारा। अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहना होगा। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा खुदा गवाह है कि मैं अपने खामंद की बीवी हूँ और मरते दम तक उसी की बीवी रहूंगी। मर जाऊंगी पर किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूंगी। गोरे फौजी ने तैश में आकर जोर से औरत को ठोकर मारी। औरत उलटकर परे जा गिरी। फिर जाने औरत के अंदर कहां से ताकत आ गई कि वो तड़प कर उठी और उसने पूरी ताकत से गोरे सिपाही को धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जिस जगह गोरा गिरा वहां करीब ही नाग सांप की शक्ल में दीवार के साथ लगा बैठा था। बस यही मौका था कि नाग ने अपना फन फुला लिया, जुबान निकालकर फुंकारा और गोरे सिपाही की गर्दन पर बड़े प्यार से डस दिया।
गोरे ने तड़प कर सांप की तरफ देखा और तलवार के दस्ते पर हाथ मारा। चाहता था कि तलवार खींचकर सांप के 2 टुकड़े कर दे, मगर वो नाग का जहर ही नहीं जो दुश्मन को इतना मौका दे दे। गोरे का हाथ तलवार के दस्ते पर ही पड़ा रह गया और उसकी गर्दन ढलक गई। नाक और मुंह से खून जारी हो गया और जिस्म नीला पड़ गया। नाग तेजी से दीवार पर चढ़कर सुराख में से बाहर आ गया। वो औरत पर अपना असली रूप जाहिर नहीं करना चाहता था। बाहर आकर उसने तहखाने के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। अंदर से परेशान हाल औरत ने दरवाजा खोला। नाग अब इंसान के रूप में था। उसने कहा, बहन मैं मुसलमान हूँ, करीब से गुजर रहा था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। औरत ने कहा, भाई जो मदद तुमने करनी थी वो कुदरत ने पहले ही कर दी है। ये जालिम गोरा मेरी इज्जत का दुश्मन था। कुदरत ने एक सांप भेजकर मेरी मदद की। वो देखो उसकी लाश पड़ी है। ठहरो, पहले मुझे शुक्राने के 2 नफल पढ़ लेने दो। उस औरत ने वहीं शुक्राने के 2 नफल खुदा के हुजूर अदा किए। नाग ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँच गई। औरत कहने लगी, भाई मेरा नाम शहजादी जहां ज़ेब है, मैं शाही खानदान की शहजादी हूँ। ये गोरा हमारे घर में सिपाहियों को लेकर दाखिल हुआ। इन्होंने मेरे घर को लूटकर तबाह कर दिया। मेरे खामन को पकड़कर सिपाही ले गए और ये शख्स मुझे ज़बरदस्ती अगवा करके यहाँ ले आया। खुदा ने मेरी सुन ली और इस जालिम से मेरी इज्जत बचा ली। नाग ने कहा, शहजादी साहिबा, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने सांप का सबब बनाकर आपकी इज्जत बचाई। अब आप ये बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जहाँ ज़ेब शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। भाई मेरा घर लुट गया, खानदान तबाह हो गया। ना जाने मेरे खामंद को इन लोगों ने कहाँ कैद में डाल रखा है। खुदा मालूम वो जिंदा भी है या नहीं। मैं अब जिंदा रहकर क्या करूँगी। काश सांप मुझे भी डस लेता ताकि इस जिंदगी से निजात मिलती। नाग ने कहा, शहजादी बहन, आपको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिस खुदा ने अपनी रहमत से यह सबब बना दिया कि आपकी इज्जत बचा ली, वही खुदा कोई ऐसा सबब भी जरूर पैदा कर देगा कि आप अपने खामन से मिल जाएं। शहजादी जहां ज़ेब ने कहा, भाई खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ जा सकती हूँ। इस गोरे कप्तान के सारे फौजियों को मालूम है कि ये मेरे साथ यहाँ आया था। अब इसकी लाश उन्हें मिलेगी तो वो मेरे खून के प्यासे होकर चारों तरफ मुझे तलाश करते फिरेंगे। फिर आंसू पहुँचकर कहने लगी, तुम मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो भाई, अपनी जान मेरे साथ मुसीबत में ना डालो। तुम जाओ, मैं यहाँ से निकलकर किसी तरफ चल पड़ूंगी। अगर जिंदगी बाकी हुई तो इन जालिमों के चुंगल से निकल जाऊंगी, वरना इनके हाथों मर जाऊंगी। नाग ने शहजादी के सर पर हाथ रख दिया। नहीं बहन, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो फिर ये भाई तुम्हें इन जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यकीन करो, तुम जहां जाना चाहोगी मैं अपना फर्ज समझकर तुम्हें वहां पहुंच जाऊंगा और ये लोग हमारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। शहजादी एहसानमंद नजरों से नाग को देखने लगी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं बहन। शहजादी ने कहा, ऐसा कभी ना सोचना भाई, मुझे तुम पर पूरा पूरा एतबार है। तो फिर बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। शहजादी जहां ज़ेब ने कहा, सबसे पहले तो मैं अपने खामद को, अगर वो जिंदा है तो कैद से छुड़वाना चाहती हूँ। इसके बाद हमारा अपना घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेपाल की सरहद पर मेरी एक खाला रहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो सके तो मैं अपने खामद को लेकर नेपाल के सरहदी गांव में अपनी खाला के पास पहुँच जाऊँ और बाकी जिंदगी के दिन उसी जगह गुजार दूँ। नाग ने सर पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाता हूँ बहन कि जब तक तुम्हें और तुम्हारे खामद को, अगर वो जिंदा है, निकाल कर तुम्हारी खाला के यहाँ ना पहुँचा लूँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अब तुम ऐसा करो कि तुम इसी जगह बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए किसी महफूज पनाहगाह का बंदोबस्त करके वापस आता हूँ। डरना नहीं, बड़े सुकून से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। सुबह तक यहाँ कोई पलटन का सिपाही अपने कप्तान की खबर लेने नहीं आएगा। क्या तुम तैयार हो। हाँ भाई, मैं इस तहखाने में तुम्हारा इंतजार करूँगी, शहजादी ने कहा। नाग जाने लगा तो शहजादी ने पलट कर पूछा, भाई तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नाग ने कहा, मेरा नाम कुछ और है, बहरहाल तुम नाग कह लिया करो। नाग बड़ा अजीब नाम है, क्या तुम मुसलमान नहीं हो। नाग हंसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरा असली नाम अब्दुल्ला है, मगर मैं अपने दोस्तों में नाग के नाम से मशहूर हूँ। यह हमारा पुराना खानदानी नाम है। अच्छा अब मैं जाता हूँ। नाग चला गया। शहजादी ने तहखाने का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी और लैंप धीमा करके कोने में बैठकर नाग भाई की वापसी का इंतजार करने लगी। उसके सामने जमीन पर घोड़े कप्तान की लाश पड़ी थी जो फूलती जा रही थी। नाग घोड़े पर सवार होकर वापस जाना चाहता था, लेकिन घोड़ा मरे हुए घोड़े सिपाही का था। वो पैदल ही कोठरी में आ गया और सोचने लगा कि शाही खानदान की बाइज्जत मुसलमान शहजादी के लिए वो क्या करे और उसे कहाँ छुपाई, ताकि 2-1 दिन में उसके खावंद का सुराग लगाकर उन दोनों को नेपाल की सरहद की तरफ ले जाए।
अपने पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, वो तो खुद गोरों में रहता था। एकदम से नाग को मकबरा जहांदाद का ख्याल आया। ये एक उजाड़ मकबरा था जो शहर से बाहर एक जगह खंडरों में वाक़ था। यहाँ कोई भी नहीं था। उस मकबरे में वो शहजादी जहांजेब को कुछ दिनों के लिए छुपा सकता था। नाग ने अपना जाती घोड़ा अस्तबल से निकाला, उस पर सवार हुआ और शहजादी की बारादरी की तरफ आ गया। रात अब काफ़ी गुजर चुकी थी, कोई दम में सुबह होने वाली थी। नाग सुबह होने से पहले पहले शहजादी जहांजेब को महफूज मुकाम पर पहुंचा देना चाहता था। उसकी कोठरी से फासला ज्यादा न था। वो बहुत जल्द इमारत में पहुंच गया। गोरे की लाश को वहीं रहने दिया और जहांजेब को घोड़े पर बिठाकर वह हवा से बातें करता सीधा उजाड़ मकबरे में आ गया। ये एक वीरान जगह थी। उसे देखकर कभी किसी को ख्याल नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई इंसान रहता है। नाग ने शहजादी को मकबरे के तय खाने में ले जाकर वहाँ जगह साफ की, दिया जलाया, जमीन पर चटाई बिछाई, सरहाना वगैरह रखा, कुछ खाने पीने का सामान भी वहाँ लाकर रख दिया और कहा, शहजादी जहांजेब, तुम यहाँ आराम से रहो। मैं अब तुम्हारे खावंद की तलाश में निकलता हूँ। मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है और हुलिया क्या है। जहांजेब ने कहा, मेरे खावंद का नाम इज्जत बेग है और वह गोरा चिट्टा गबरू जवान है। उसके माथे पर दाएं जानिब जख्म का निशान है। नाग बोला, अब तुम फिक्र न करो। अगर इज्जत बेग को अंग्रेजों ने अभी तक जानी नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं वादा करता हूं कि उसे तलाश करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम फिक्र न करो। मैं तुम्हारे पास सुबह शाम दोनों वक्त आया करूंगा और तुम्हें खाने पीने की चीजें दे जाया करूंगा। अच्छा भाई, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। नाग शहजादी को खुदा हाफिज कहकर चला गया। सुबह हुई तो गोरे कप्तान और उसके साथियों के कत्ल की खबर सारे शहर में आग बनकर फैल गई। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों पर और ज्यादा सख्ती कर दी गई। घाट के करीब से गुजरने वालों की तलाशी ली जाती। नाग पर किसी ने शक न किया क्योंकि वो तो अंग्रेजों के बहुत काम आता रहा था। नाग ने एक सिख फौजी से मालूम करना चाहा कि शहजादी का खावंद किस जगह पर कैद है। वह सिख फौजी एक अफसर था और अक्सर कैदी उसी की निगरानी में जिलावतन किए जाते थे या फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते थे। नाग के सवाल पर सिख अफसर ने नाग को घूर कर देखा और कहा, क्यों भाई, तुम क्यों इज्जत बेग का पूछ रहे हो। नाग समझ गया कि जब ये शख्स शहजादी के खावंद का नाम जानता है तो जरूर यह भी जानता होगा कि वो किस जगह पर कैद है। उसने कहा, वो हमारा दुश्मन है। मैं ये जानकर खुश होना चाहता हूँ कि उसे फांसी दे दी गई है। सिख अफसर ने तलवार से जमीन की मिट्टी कुरीद कर कहा, फांसी अभी उसे नहीं मिली लेकिन अब मिल जाएगी क्योंकि उसकी बीवी फरार हो गई है और उसकी वजह से हमारे बड़े कीमती सिपाही हलाक हो गए हैं। हमारे कप्तान साहिब को सांप ने काट लिया है। नाग दिल में हंसा और सोचने लगा, अगर जरूरत पड़ी तो बेटा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उसने सिख अफसर से पूछा, उसे किसी ऐसी जगह तो कैद करके नहीं डाला जहां से वो भी अपनी बीवी की तरह फरार हो सकता है। नाग सिख अफसर से ये मालूम करना चाहता था कि वो कहां पर कैद है। सिख उसकी चाल में आ गया। बड़े घुमंड से बोला, तौबा करो जी, इज्जत बेग ऐसी जगह कैद है जहां से अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी मिलकर चाहें तो उसे रिहाई नहीं दिला सकते। नाग ने एक और चाल चली, इसका मतलब है वो जरूर दरिया के नीचे किसी तहखाने में कैद होगा। सिख अफसर हंस पड़ा, बस ऐसा ही समझ लो। अच्छा तुम ही बताओ, अगर किसी आदमी को शाही किले की सबसे ऊंची कोठरी में खूनी बुर्ज के अंदर कैद करके बाहर नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो वहां से फरार हो सकता है। नाग ने झट कहा, हो सकता है, अगर पहरेदार किसी वक्त गाफिल हो जाएं। सिख ने कहकहा लगाया, पागल नौजवान, वहां 24 घंटे पहरा लगा होता है और फिर शाही किले के अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भला उस खूनी बुर्ज तक कोई कैसे पहुंच सकेगा। नाग हंसकर दूसरी तरफ चला गया। नाग को मालूम हो चुका था कि शहजादी का खावंद इज्जत बेग खूनी बुर्ज में कैद है। नाग ने खूनी बुर्ज का नाम बहुत सुन रखा था। यहाँ 2 महीने पहले गोरों ने 100 के करीब मुजाहिदों को कैद करके एक एक करके कत्ल किया था और उनके सर फसील से नीचे किले की खाई में फेंक दिए थे। उसी वक्त से उस बुर्ज का नाम खूनी बुर्ज पड़ गया था। शाम को नाग उजाड़ मकबरे में शहजादी के लिए खाना और कुछ फल लेकर गया तो उसने उसे बताया कि इज्जत बेग को गोरों ने खूनी बुर्ज में कैद कर रखा है और वो उसे फांसी देने की फिक्र में है। शहजादी ने उदास होकर सर झुका लिया। नाग ने उसे हौसला दिया, बहन जहांजेब, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है, सबसे पहले खुदा पर भरोसा रखो, उसकी रहमत से मायूस ना हो। इसके बाद मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हारे खावंद को तख्तातार से बचाकर ले आने में कोई कसर ना छोड़ूंगा। शहजादी बोली, तुम गोरा फौज की पूरी पलटन का मुकाबला अकेले कैसे कर सकोगे। किले के अंदर जाकर खूनी बुर्ज में पहुंचना और फिर जल्लाद पहरेदारों की नजरों से बचाकर उसे अगवा करना एक नामुमकिन बात नजर आती है। नाग ने कहा, अगर खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। खुदा की मदद तुम्हारे पास एक नामालूम अंधेरे तहखाने में भी तो पहुंच गई थी।
तो फिर अब भी तुम्हारे खामन को खुदा अगर चाहे तो बचा लेगा। काश ऐसा हो सकता, शहजादी ने कहा। वो अपने खामन की फांसी का सुनकर परेशान हो गई थी। नाग ने उसे हौसला दिया। फिर भी शहजादी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये दुबला पतला सा नौजवान उसके खामन को सैकड़ों गोरे फौजियों की आंखों में धूल झोंक कर बचा कर ले आएगा। लेकिन एक बात जरूर थी कि शहजादी जहांजेब को नाग की शख्सियत में एक जबरदस्त ताकत महसूस होती थी। उसने ये भी देखा था कि जब नाग उसकी तरफ देख रहा होता है तो आंख नहीं झपकता। नाग में उसे गैर मामूली ताकत का एहसास होता था। फिर भी ये कहना कि वो खूनी बुर्ज जाकर पहरा देने वाले जल्लाद किस्म के गोरा फौजियों को जुल देकर उसके खामन को मौत के मुंह से बचाकर ले आएगा, शहजादी को एक नामुमकिन बात लगती थी। नाग उठकर जाने लगा तो उसने शहजादी से कहा, मैं आज ही खूनी बुर्ज पहुंचकर तुम्हारे खामन से मिलने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह कल सुबह में आकर तुम्हें कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनाऊंगा। नाग अपनी बारादरी या बार्क में आ गया। सारा दिन उसने शाही किले के बारे में सोचते हुए बसर कर दिया। उसने कई एक गोरा फौजियों से जो उसके दोस्त थे शाही किले में जाने के बारे में बात की, लेकिन हर एक ने यही कहा कि शाही किले में जाने पर जबरदस्त पाबंदी है। कोई सरकारी अफसर या फौजी भी बगैर अशद जरूरी काम के अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए भी ऐसे पास की जरूरत होती है जिस पर गवर्नर जनरल के अपने दस्तखत हों। हाँ, अगर तुम शाही गार्ड या शाही फौज के आला दस्तों में होते तो किले के अंदर जा सकते थे। नाग सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। वो इंसान की शक्ल में शाही किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और खूनी फौज में जाना तो और भी मुश्किल बात थी। उसे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। आबादी के मकानों में कहीं कहीं लैंप रोशन हो गए थे। आसमान पर सितारों की नीली रोशनी फैली हुई थी। नाग घोड़े पर सवार होकर बैरक से बाहर निकला। उसने स्याह लिबास पहन रखा था। वह आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। फिर उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। दरिया की जानिब से होकर वो शाही किले के अकब में आ गया। यहाँ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। दरिया का पानी चुपचाप बह रहा था। नाग घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े को उसने इमली के दरख्त से बांध दिया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि किस शक्ल में किले के ऊपर पहुंचे। किले की फसील उसके सामने थी। सिर्फ बीच में दरिया था जो खामोशी से बह रहा था। अब क्या हुआ कि उस इलाके की वीरान झाड़ियों में एक कोबरा सांप रहता था। वो भी सैर करता कराता उस तरफ निकल आया। नाग के हाथ में छोटा सा पत्थर था जिसे वो सोचते हुए इधर से उधर हाथ में लुढ़का रहा था। यूं ही बेख्याली में नाग ने पत्थर उठाकर जोर से परे फेंक दिया। इत्तफाक से वो पत्थर सीधा कोबरा सांप की दुम पर जा लगा। कोबरा सांप ने जोर से फुंकार मारी और अपना फन गुस्से में खड़ा करके दुश्मन की तरफ लपका। बेचारे कोबरा सांप को क्या खबर थी कि वो किस शख्स पर हमला कर रहा है। कोबरे ने नाग की गर्दन पर वार कर दिया। नाग ने बड़े सुकून से पलटकर कोबरे सांप की तरफ देखा। अब जो कोबरा सांप की आंखें नाग से चार हुई तो उसके जिस्म पर डर और खौफ से लर्जा तारी हो गया। वो थर थर कांपने लगा। उसका फन सुकड़ गया। नाग ने उसे जमीन पर से उठाकर अपने सामने पत्थर पर रखा और कहा, बदबख्त, क्या तुझे मालूम नहीं था कि तू जिस शख्स पर हमला कर रहा है वो शीश नाग का भी देवता है। कोबरे सांप ने कहा, ए अजीम देवता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे कदमों पर सर झुकाता हूँ। और कोबरे सांप ने अपना सर नाग के कदमों में रख दिया। नाग ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया। कोबरा सांप ने नाग से पूछा, ए अजीम देवता, आप यहाँ किस तरह तशरीफ ले आए? कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए। आखिर हम आपके खादिम यहाँ किस लिए फिर रहे हैं? नाग ने कहा, मैं एक बड़े ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। हाँ, तुम मेरा एक काम करो, दरिया के दूसरे किनारे पर जाओ और किले के ऊपर जाकर खूनी बुर्ज में जाकर देखो कि एक खुश शक्ल दराज कद नौजवान कैद में पड़ा है कि नहीं। फिर मुझे यहाँ आकर इतला करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। कोबरा सांप ने सर झुकाकर कहा, अभी खबर लाता हूँ हजूर। और इसके साथ ही वो दरिया में उतर गया। सितारों की रोशनी में नाग उसे कुछ दूर तक देखता रहा, फिर वो गायब हो गया। कोबरा सांप दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर किले की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर जाकर वो खूनी बुर्ज की तरफ रेंगने लगा। वहां सिपाहियों का सख्त पहरा था। बुर्ज के दरवाजे पर मशरकी जानिब लालटेन जल रही थी और दो गोरे फौजी आमने सामने बंदूकें लिए खड़े पहरा दे रहे थे। कोबरा सांप पीछे से होकर दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ खूनी बुर्ज के ऊपर वाले रोशनदान में आ गया। यहाँ से उसने अपना सर अंदर डालकर देखा। एक मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में एक दराज कद गोरा चिट्टा नौजवान दिखाई दे रहा था जिसकी दाढ़ी बढ़ आई थी। चेहरे पर परेशानी थी, फिर भी वो खानदानी मालूम हो रहा था। कोबरा समझ गया कि यही वो नौजवान है जिसके बारे में नाग देवता ने पूछा है। वो वापस आया और बुर्ज की गोल दीवार पर से रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। जिस वक्त वो छत पर आया तो एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने सांप सांप का शोर मचाते हुए बंदूक का दस्ता कोबरे पर मारा।
कोबरा तेजी से एक तरफ हट गया, लेकिन उसका सर जख्मी हो गया और खून बहने लगा। कोबरे ने दीवार से नीचे छलांग लगा दी और दरिया के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ा। खून उसके सर से बह रहा था। वो समझ गया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, मगर वो मरने से पहले नाग देवता तक उसका पैगाम पहुंचा देना चाहता था। कोबरा ने बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से निकलकर दरिया तक का फासला तय किया। दरिया के किनारे आकर वो पानी में उतर गया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। कमजोरी की वजह से उस पर गशी छा रही थी। दरिया का ठंडा पानी उसे और ज्यादा निढाल कर रहा था। कोबरा बराबर पानी पर तैरते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। आखिर वो दरिया के किनारे पहुंच गया। नाग उसी जगह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने सांप को आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए रेंगते हुए देखा तो भागकर उसके पास आया। देखा कि सांप के सर से खून बह रहा है और वह शदीद जख्मी है। नाग ने पूछा, ये क्या हो गया कोबरा? कोबरे ने कहा, नाग देवता, बुर्ज पर खड़े गोरे सिपाही ने मेरे सर पर बंदूक का दस्ता मार दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जिस नौजवान की तलाश में आप निकले हैं वो नौजवान खूनी बुर्ज में कैद है। इतना कहकर कोबरा सांप ने सर जमीन के साथ लगा दिया। नाग ने झुककर देखा, वो मर चुका था। नाग को बड़ा गुस्सा आया कि उस गोरे फौजी ने उसके गुलाम को हलाक कर डाला। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो खूनी बुर्ज के पहरेदारों से कोबरा सांप की मौत का जरूर इंतकाम लेगा। उसने जमीन खोदकर कोबरा सांप को दफन कर दिया और किले के ऊपर खूनी बुर्ज को देखा, जो दरिया पार दूर सितारों की रोशनी में धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। रात गुजर रही थी, वक्त बहुत कम रह गया था। सुबह होने से पहले पहले नाग शहजादी के खावन से मुलाकात करके वापस चला जाना चाहता था। नाग दरिया के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, अपने दोनों हाथ फैला दिए जैसे उड़ने लगा हो। फिर एक गहरा जोरदार सांस लिया और दूसरे लम्हे नाग एक चमगादड़ बनकर दरिया के ऊपर गोते लगाता हुआ खूनी बुर्ज की तरफ जा रहा था। दरिया पार करके नाग चमगादड़ के रूप में किले की फसील के ऊपर खूनी बुर्ज के रोशनदान में से अंदर दाखिल हो गया। शहजादी का खामंद इज्जत बेग दीवार के साथ टेक लगाए ऊँग रहा था। नाग ने कोठरी में फिरफिराना और जन्नाटे लगाना शुरू कर दिए। इज्जत बेग की आंख फिर भी ना खुली तो नाग कोने में बैठ गया और गहरा सांस भरकर फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने इज्जत बेग के करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, जागो इज्जत बेग, जागो। इज्जत बेग हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, क्या फांसी चढ़ाने का वक्त आ गया? नाग मुस्कुराया, नहीं भाई, खुदा के फजल से फांसी का फंदा हमेशा के लिए तुम्हारी गर्दन से दूर हो गया है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी बीवी शहजादी जहांजेब ने यहाँ भेजा है। अपनी बीवी का नाम सुनकर इज्जत बेग तड़प उठा। क्या मेरी वफादार बीवी जिंदा है? वो कहाँ है? किस हाल में है? नाग बोला, आहिस्ता बात करो, अगर पहरेदारों ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। सुनो, तुम्हारी वफादार बीवी जिंदा सलामत है और मेरे घर पर है। मुझे तुम उसका भाई समझ लो। मैं उसे गोरा फौज से बचाकर अपने घर ले आया हूँ। अब मैं उसकी तरफ से तुम्हारी खैरियत मालूम करने यहाँ आया हूँ। इज्जत बेग ठंडा सांस भरकर बोला, अब मेरी खैरियत मालूम करके वो बेचारी क्या करेगी? आज नहीं तो कल गोरा फौज मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। नाग ने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं भाई, खुदा की मदद से हम तुम्हें फांसी के तख्ते से उतारकर यहाँ से दूर शहजादी जहांजेब की खाला के पास नेपाल की सरहद पर ले जाएंगे। हमने सारा इंतजाम कर रखा है। अब मैं जाता हूँ, कल इसी वक्त आऊँगा, तुम तैयार रहना। इत्तेफाक से उसकी आवाज़ पहरेदारों के कानों तक पहुँच गई। एक फौजी गोरे ने पत्थर की खिड़की में से मुंह डालकर कहा, अंदर किससे बातें कर रहे हो तुम? बोलो, नहीं तो गोली चला दूंगा। इज्जत बेग ने कहा, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। पहरेदार ने कहा, मैंने खुद अभी अभी आवाज़ सुनी है। अच्छा, मैं अंदर आकर देखता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। और नाग ने दरवाजे का ताला खोलने की आवाज़ सुनी। इज्जत बेग ने हसरत के साथ नाग की तरफ देखा और कहा, भाई मेरे साथ तुमने भी अपनी जान गंवाई। नाग ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, तुम आंखें बंद करो। इज्जत बेग ने आंखें बंद कर ली। नाग ने दीवार के साथ लगकर गहरा सांस लिया और चमगादड़ बनकर फिरफिराता हुआ ऊपर रोशनदान की दीवार से चिमट गया। गोरा पहरेदार बंदूक तानकर अंदर आ गया। उसके हाथ में लालटेन भी थी। रोशनी में उसने देखा कि कोठरी में सिवाय इज्जत बेग के और कोई नहीं था। इज्जत बेग के चेहरे पर हैरत थी। उसकी समझ में अभी तक नहीं आया था कि उसका साथी अचानक कोठरी में कहाँ और कैसे गायब हो गया। पहरेदार ने रोबदार आवाज में कहा, खबरदार, अब अपने आप से बातें मत करना, समझे? समझ गया हजूर। इज्जत बेग इतना कहकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। पहरेदार ने बाहर निकलकर फिर से ताला लगा दिया। इज्जत बेग आंखें फाड़ फाड़ कर कोठरी में देखने लगा। उसका ख्याल था कि नाग अभी वहां किसी जगह छुपा होगा, मगर तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग ना मिला। जब वो थक हार कर बैठ गया तो उसे नाग की आवाज़ आई। आवाज़ रोशनदान की तरफ से आ रही थी।
इज्जत बेग कल रात तैयार रहना। और फिर इज्जत बेग ने देखा कि एक चमगादड़ फिरफिराता हुआ रोशनदान में से बाहर उड़ गया। इज्जत बेग और ज्यादा हैरानी में डूब गया। तो क्या वो नौजवान चमगादड़ बनकर बाहर निकल गया है? ये कैसे हो सकता है? क्या वो कोई छलावा था? क्या वो कोई भूत है या कोई जादूगर है? अब उसे अपनी जिंदगी के बच जाने की कुछ उम्मीद हो गई थी, क्योंकि जो शख्स चमगादड़ बनकर रोशनदान से बाहर निकल सकता था वो उसे भी वहां से निकाल सकता था। नाग चमगादड़ की शक्ल में उड़ता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पर आकर फिर से अपनी असल शक्ल में आ गया। घोड़े पर सवार हुआ और उसे दौड़ाता हुआ उजाड़ वीराने के मकबरे में आ गया। जहांजेब शहजादी ने जब सुना कि उसका खामंद इज्जत बेग अभी तक जिंदा है और नाग उसे मिलकर उसे तसल्ली देकर आया है, तो वो बहुत खुश हुई। उसने पूछा, मेरे सरताज की सेहत कैसी थी? क्या वो मुझे याद करता था? नाग ने कहा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम्हें बात बात पर याद करता था मेरी बहन, और तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। जब उसने मेरी जुबान से सुना कि तुम खैरियत से हो और मैं तुम्हें दुश्मनों के चुंगल से निकालकर अपने घर ले आया हूँ, तो वो बेहद खुश हुआ और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। शहजादी ने कहा, मेरे भाई, खुदा तुम्हें इस नेकी का जरूर अजर देगा। नाग कहने लगा, अभी हमें बहुत काम करना है शहजादी बहन। मैं कल तुम्हारे खामंद को खूनी बुर्ज से निकालकर यहाँ ले आऊंगा। इसके बाद हमारा यहाँ से फरार का मंसूबा शुरू होगा। शहजादी बोली, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, काम बड़ा मुश्किल है। नाग बोला, अल्लाह की रजा शामिल हो जाए तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं रहता। मुझे यकीन है कि मैं खुदा की मदद के साथ तुम्हारे खामंद को कल रात सुबह होने से पहले पहले यहाँ ले आऊंगा। अब तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नाग इतना कहकर मकबरे से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपनी बैरक की तरफ रवाना हो गया। जिस वक्त नाग वीरान मकबरे के इलाके से बाहर निकला तो उसी वक्त शहजादी जहांजेब की तलाश में निकला हुआ एक गोरा अफसर घोड़े पर सवार वहां आ गया। वो कई रोज से मफरूर शहजादी की तलाश में था। वीरान मकबरे को उसने दूर से ही देख लिया था। उसने सोचा कि यहाँ भी शहजादी को तलाश करते चलो। अंग्रेज कमांडर ने शहजादी को तलाश करने वाले के लिए 10,000 रुपए की रकम का ऐलान कर रखा था। ये अंग्रेज अफसर इनाम की रकम हासिल करके वापस वलायत जाना चाहता था। वो घोड़े पर से नीचे उतर आया। उसने झुककर देखा तो जमीन पर घोड़े के सुमों के निशान थे जो मकबरे की तरफ जा रहे थे। समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला काला है। मकबरे के बाहर आकर वो रुक गया। शक्ल से वो मकबरा एक खंडर नजर आता था। किसी को एक नज़र देखने से कुछ यकीन नहीं आ सकता था कि ऐसी उजाड़ जगह पर भी कोई रहता होगा, लेकिन चूंकि अंग्रेज अफसर को शक पड़ गया था इसलिए वह मकबरे को चारों तरफ से देखने लगा। झाड़ियों के पीछे एक टूटा हुआ दरवाज़ा था जिसकी ईंटें ज़मीन पर गिरी हुई थी। अंग्रेज अफसर ने घोड़ा बाहर दरख्तों के साथ बांधा और खुद मकबरे के अंदर दाखिल हो गया। नीचे तय खाने में जहांजेब शहजादी दरी पर बैठी नाग का इंतजार कर रही थी कि उसने घोड़े के हिनहिनाने और फिर मकबरे के फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि नाग आ गया है। लेकिन अगर नाग आता तो वो मकबरे के फर्श पर इधर उधर टहलने की बजाय सीधा तय खाने में आ जाता। ये ज़रूर कोई दूसरा शख्स है जो उसे गिरफ्तार करने आया है। जहांजेब होशियार हो गई, मगर उसके पास कोई हथियार नहीं था। तय खाने में आने वाली अंधेरी सीढ़ियों के मुंह पर झाड़ियों का एक छप्पर सा रख दिया गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नाग वहां नहीं था, दुश्मन सर पर पहुंच गया था। वो अकेली उसका मुकाबला क्यों करेगी? ऊपर मकबरे में अंग्रेज अफसर इधर उधर चल फिर रहा था। अचानक उसकी निगाह खुश्क झाड़ियों के एक छप्पर पर पड़ी जो दीवार के साथ लगा दिया गया था। उसने तलवार से छप्पर पड़े हटाया तो नीचे से तय खानों में जाती सीढ़ियों का अंधेरा दरवाजा निकल आया। अंग्रेज अफसर सीढ़ियों में आ गया। यहाँ तारीकी और ठंडक थी। वो एक एक कदम करके सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे बैठी हुई शहजादी ने जब देखा कि कोई नीचे आ रहा है तो डरकर कोने में लग गई, मगर खतरा तो उसके सर पर आ पहुंचा था। भला छुपकर कहाँ जा सकती थी? अंग्रेज अफसर तलवार लिए तय खाने में आकर चारों तरफ देखने लगा। शहजादी ने गलती ये की थी कि दिया गुल ही नहीं किया था। उसकी हल्की हल्की रोशनी में अंग्रेज ने साफ शहजादी को कोने के साथ लगे देख लिया। वो तलवार सौंधकर उसकी तरफ बढ़ा और घूरते हुए बोला, आज मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब तुम बच ना सकोगी। मैं तुम्हें अपने कमांडर के सामने पेश करके 10,000 रुपये का इनाम और तारीफी सनद हासिल करूंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हारा सर उतार दूंगा। तुम्हारे सर की कीमत भी 10,000 रुपये ही मुकर्रर की गई है। शहजादी का तो रंग ही उड़ गया। वो क्या सोच के बैठी थी और यहाँ क्या हो गया था? काश नाग वहाँ आ जाए। अंग्रेज अफसर ने कमर के गिर्द बंधी हुई रस्सी खोलकर शहजादी के हाथ पीछे कसकर बांध दिए और बोला, चलो मेरे साथ। इसके साथ ही अंग्रेज अफसर ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया।